हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सीएफटी के थ्रू हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टडी कर ली थी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सीएफटी के थ्रू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टडी। तो सीएफटी ऑन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में सीएफटी हम किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम सीएफटी किस तरीके से लिखेंगे, काफी इजी कंसेप्ट है। अगर आप लोग एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ D4 से। ठीक है, D4 से क्या टेट्राहेड्रल में क्या होगा, आपका Eg नीचे जाएगा, T2G आपका ऊपर जाएगा। यहाँ पर आपका Eg नीचे जाएगा, T2G आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर SFL और यहाँ पर WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अब मैंने कर दिया, तो मुझे D4 निकालना है। तो D4 कैसे निकालेंगे, 1 2 3, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पहले पेयरिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका पेयरिंग नहीं होके यहाँ पर ऊपर की ओर मूव करेगा। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है कि CFSE वैल्यू इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका CFSE वैल्यू इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। एक्चुअली में आपका ऐसा हो रहा है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं बच्चों D5 में। तो D5 में हमारा क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, D5 में हमारा क्या होगा, D5 में हमारा कुछ ऐसा होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका D5 का बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और यहां पर कैसे बनाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका D5 के लिए। ठीक है, D5 के लिए आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले पेयरिंग होती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना CFSE अगर आपका ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी हो तो पहले पेयरिंग होगी, और यहाँ पर CFSE आपका क्या बच्चों, लेस देन पेयरिंग एनर्जी। आप बात को ध्यान से समझना, अगर मैं D6 का बनाना चाहूं तो D6 में क्या होगा बच्चों, D6 में दे देखते हैं। तो यहां पर मैं D6 का बनाना चाहता हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं D6 का बनाना चाहता हूं। D1 D2 D3 D4 आप लोग एक बार बना के खुद से भी देख सकते हो बच्चों। तो D6 का बनाते हैं, तो D6 का हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, और वहां पर D6 क्या होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर मैं D7 का बनाना चाहूं तो D7 का कैसे बनेगा बच्चों, D7 का कैसे बनने वाला है आपका, देखो ध्यान से, D7 का आपका कैसे बनने वाला है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। D7 का आपका किस तरीके से बनेगा, देखो D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब यहां पर आपके वेरिएशन कहाँ आ रहे, केवल और केवल D3 में आ जाएगा, D4 में आ जाएगा, D5 में आ जाएगा, और आपका D6 में यहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा टेट्राहेड्रल। अब अगर मुझे इसमें CFSE एनर्जी निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसके लिए मैं निकालता हूं, देखो CFSE एनर्जी, इसके लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, -3.5 मैंने फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा नॉट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने, 4, यहाँ पर प्लस ऊपर है तो 2/5, मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था दोनों का अच्छे से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 -2.4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू व्हाट, 0.8। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर 0.8 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.6। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ इसकी CFSE की अगर मैं निकालना चाहूं तो CFSE कैसे निकालूंगा बच्चों, इसकी ध्यान से समझना, CFSE में इसकी कैसे निकालूंगा, बड़ा ही कंसेप्चुअल पॉइंट है। देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, सिमिलरली आपको चलना है। देखो यहाँ पर -3/5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 3, प्लस यहाँ पर कितना है 2/5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों यहाँ पर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके कितने, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 3 है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। यहाँ पर 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, फटाफट स्पीड से बताओ। यहाँ पर आपका 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो जाएगा -1.8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 1.2, टोटल कितना आ जाएगा -0.6। दिस इज अ वैल्यू ऑफ CFAC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ वैल्यू ऑफ CFAC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब बात को हमको ये चीज ध्यान रखना है कि whenever strong field ligand are used, ठीक है, whenever strong field ligand are used in complex, आपको मैंने वो वैल्यू तो निकालना बता दिया CFAC कैसे जनरली निकालते हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि whenever CFAC in strong field ligand, strong field ligand are used, जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को यूज करेंगे तब क्या इफेक्ट आएगा, मुद्दे की बात ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से समझना। जब भी मैं इस तरीके की स्ट्रक्चर की, देखो यहाँ पर अगर मैं जब भी मैं इस तरीके की स्ट्रक्चर की मतलब इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन का मैं अगर CFAC निकालना चाहूंगा तो CFAC हमारा क्या होगा बच्चों, जहां पर एक्चुअल में हमारी CFAC यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां पर बताओ इसका नीचे अब आपका ऊपर 3/5, नीचे आपका 2/5, तो 2/5 माइनस यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पेयर भी तो करा रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा है, पेयर करा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर करा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर 3p, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग में भी एनर्जी जा रही है, जब आपका CFAC ज्यादा होगा पेयरिंग से तब का कंडीशन है बच्चों, ये तब का कंडीशन है ये, तो यहाँ पर 3p, p को भी हम लिखेंगे, पेयरिंग को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है, वैसे नहीं करेंगे कि वैसे तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि कैसे करना है, लेकिन 3p को भी कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। यहाँ पर आपका क्या है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ जाएगा -2.4 डेल्टा नोट प्लस 3p। आ गया CFAC कैलकुलेट करना। एक और मैं बताता हूं आपको, वो तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना आपको बताया था, ये हो गया A। अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि ये आपका D8 इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन का, देखो अगर मैंने यहाँ पर क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर मैंने एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर यूज्ड, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मैंने वीक फील्ड लिगेंड लिया है, ये मेरा एग्जांपल, ठीक है, व्हेनेवर वीक फील्ड लिगेंड आर यूज्ड, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं व्हेनेवर वीक फील्ड लिगेंड आर यूज्ड, जब आपका वीक फील्ड लिगेंड को अगर मैं यूज करूंगा तो आपका क्या होगा, तो ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अब 7 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर 6 का लिख लेता हूँ बच्चों में, दोनों का आपका D6 का अंतर समझना बच्चों, अंतर समझना क्या चल रहा है एक्चुअली में। यहाँ पर आपका CFAC आपका क्या है बच्चों, लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। अब इसका मुझे CFAC निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा बच्चों, यहाँ पर 3p को कंसीडर, आपको पेयरिंग को कंसीडर कब करना है कब नहीं करना वो समझो। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -2/5 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 3/5 कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस अब यहां पर आपको मैं बताता हूं पेयरिंग को कंसीडर नहीं करेंगे, यहां पर आप लोग सोचोगे कि 1p लिखेंगे, ठीक है 1p लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग 1p नहीं लिखेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे।
इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 1.6 माइनस 1.6, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 1.2, ये आपका डेल्टा नॉट प्लस, ठीक है। आप देखो 1p लिखा हुआ है, अब इसको समझते ध्यान से, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, जल्दी से निकालो, यहाँ पर हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट, और यहाँ पर आपके हिसाब से 1p होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका 1p नहीं होगा। 1p क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इस केस में क्या होगा कि सारे ऑर्बिटल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल हो गए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को अपने आप पेयरिंग होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खुद से पेयरिंग होगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हुआ। देखो if pairing is proceed by ligand, then pairing energy will be considered, आपके पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर करेंगे, पेयरिंग एनर्जी विल बी कंसीडर, आपकी पेयरिंग एनर्जी को हम लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन जब आपके लिगेंड के थ्रू आपका पेयरिंग नहीं हो, तब हम पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे बच्चों, पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान से समझ लेना, जब अपने आप पेयरिंग होगा तब आप लोग, यहाँ पर क्या हुआ, पांचों इलेक्ट्रॉन को मैंने भर दिया, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन के पास एक ही ऑप्शन है कि उसको पेयरिंग ही होना पड़ेगा, तो यहाँ पर पेयरिंग आपका लिगेंड ने नहीं कराया। जब पूरे ऑर्बिटल भर जाएंगे फिर अगर मैंने पेयरिंग करा तो वहां पर पेयरिंग आपका वो लिगेंड नहीं करा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ऊपर पूरे नहीं भरे ना, तो यहाँ पर पेयरिंग आपकी किसकी वजह से हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में आपका पेयरिंग लिगेंड की वजह से नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने 3p को कंसीडर किया, इस वजह से यहाँ पर मैंने 1p को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर कब करना है कब नहीं करना ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर CFT कंप्लीट होता है। अब CFT से कुछ आपके रिलेटेड कंसेप्ट है, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर CFAC इज फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CFAC। देखो अब CFAC का फैक्टर अफेक्टिंग में एक एक करके देख लेता हूं बच्चों, तो ध्यान से समझना। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन CFAC, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन CFAC को कौन कौन से फैक्टर आपको अफेक्ट करेंगे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले चार्ज ऑन मेटल आयन, सबसे पहला आपका क्या है बच्चों, चार्ज ऑन मेटल आयन। चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल आयन पे चार्ज कितना ज्यादा होगा वही आपका फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो एक एक करके हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक एक करके, जैसे मैंने लिया K4FeCN6 और यहाँ पर मैंने लिया K3FeCN6। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ तो +2 है, यहाँ पर +3 है, तो चार्ज बढ़ेगा तो CFAC बढ़ेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे CrH2O6 और यहाँ पर मैंने Cl2 और यहाँ पर CrH2O6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो आप लोग, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू भी बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर चार्ज किसका मैक्सिमम है, निकालो। यहाँ पर इसका चार्ज +3 है, इसका +2 है, तो चार्ज बढ़ेगा तो आपकी CFAC की वैल्यू बढ़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है, चार्ज बढ़ेगा तो आपकी CFAC की वैल्यू बढ़ेगी। सेकंड आपका डिपेंड करता है बच्चों का कहाँ पर, सेकंड आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर। मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई थी, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मैंने आपको अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम यहाँ पर किस तरीके से कंसीडर करेंगे, देखो I- का सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका किसका Br-, उसके बाद आपका S2-, उसके बाद आपका SCN-, उसके बाद आपका क्या होगा Cl-, उसके बाद आपका N3-, उसके बाद आपका यहाँ पर F-, के बाद आपका क्या आएगा बच्चों, यूरिया के बाद आपका OH-। अब यहाँ पर ऑक्सलेट के बाद आपका क्या होगा O2-, फिर आपका H2O, फिर आपका NCS-, फिर आपका यहाँ पर EDT है, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों PY, फिर आपका यहाँ पर NH3 का मैंने कंडीशन आपको लिखा दिया है,
फिर आपका En, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई पाई, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा NO2 माइनस, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 माइनस, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर Cn माइनस, फिर आपका CO। ये मैंने कुछ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लिख दिया है स्ट्रेंथ का। तो अब देखो इसके इस साइड वाले आपके वीक है, इसके इस साइड वाले आपके सारे वीक है, और ये वाले आपके सारे स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगा, मतलब आपके, अगर मैंने यहां पर बोल सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड is directly proportional to the CFSE, मतलब अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगा तो आप लोगों को क्या बोल सकते हो, CFSE भी बढ़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ध्यान से, COCN6 Cl3 और यहां पर COF6 और यहां पर Cl3। अब मुझे बताओ दोनों में से किसका आपका मैक्सिमम होगा, कि कौन आपका स्ट्रेंथ किसका मैक्सिमम है। देखो यहाँ पर चेक कर सकते हो Cn का मैक्सिमम है और F का कम है, तो इसकी CFSE आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं CrF3 और यहाँ पर मैं लिख दिया CrCl3। अब बताओ दोनों में से किसका मैक्सिमम है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर F यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है, तो किसका CFSE मैक्सिमम होगा बच्चों, इसका CFSE आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, PTCN6, यहाँ पर मैंने ले लिया Cl3, यहाँ पर PTH2O6, यहाँ पर मैंने ले लिया Cl3। अब देखो यहाँ पर किसका मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम होगा। अब देखो कोबाल्ट का निकाल के देखो, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर प्लेटिनम का कितना हो जाएगा +3 तो होता नहीं है, तो यहाँ पर आपका 2 कर लो, यहाँ पर 2 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका +2 और यहाँ पर भी आपका +2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका चार्ज ऑन मेटल आयन सिमिलर रहे तो मैं क्या करूंगा, नेचर ऑफ लिगेंड देखूंगा, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगा तो आपकी CFSE की वैल्यू भी बेटा क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। जहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर CFSE की वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जेड इफेक्टिव। अब देखो यहां पर आपका जेड इफेक्टिव कहां मैक्सिमम होता है, 5D में, उसके बाद 4D में, उसके बाद 3D में। मतलब आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी बढ़ जाएगा, CFSE भी बढ़ जाएगा। तो और बैटल के वो हिसाब से देख सकते हो, या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि डाउन द डी ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक में अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो आपका अपने आप CFSE की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये मैंने आपको कहां बताया था, ये मैंने आपको VBT में भी बताया था, लेकिन VBT ने ऐसा नहीं बताया था, इसलिए मैंने आपको VBT ने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। देखो अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ZnH2O6 और यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CdH2O6 और यहाँ पर मैंने Cl2। अब बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पर Zn के नीचे कैडमियम आता है, कैडमियम आपका 4D का है, Zn आपका 3D का है, तो जो ज्यादा होगा उसकी CFSE की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जिसका मैक्सिमम होगा उसकी वजह से आपकी CFSE की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। नाउ अब ध्यान से समझना, एक और क्वेश्चन में यहां पर लाता हूं, ठीक। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको CFSE की वैल्यू निकालना है। इसी तरीके से देखो हम लोगों ने बोला था बेटा आपको प्लेटिनम के केस में NH3 आपका ज्यादा होता है। देखो प्लेटिनम NH3 4 Cl2 और मैंने ले लिया एक निकल NH3 4 Cl2, ठीक है। यहां पर 6 कर लो, 6। अब बताओ किसका मैक्सिमम होगा, इसका। क्यों, क्योंकि ये आपका 5D में आ रहा है, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपका CFSE इंक्रीज आपका होता रहता है बच्चों। अब हम देखते हैं एक और फैक्टर अफेक्टिंग है इसके ऊपर, एक और फैक्टर अफेक्ट करता है बच्चों, किस तरीके से देखते हैं बच्चों। एक और फैक्टर है यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा सा ये बच्चों। अब एक और फैक्टर कौन सा बच्चों, यहाँ पर फोर्थ फैक्टर जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फैक्टर में हम ये बोल सकते हैं कि आपका CFSE जो होता है स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा एनर्जी सबसे मैक्सिमम
स्क्वायर प्लेनर के बाद आपका किसका होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल। तो सीधा हम ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं कि जिसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा उसकी CFAC अपने आप सबसे ज्यादा। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो यहाँ पर निकल CN4, ठीक है, निकल CN4, निकल CN6 -4 और यहाँ पर निकल Cl4 2-। अगर मैं इन सब की ज्योमेट्री बनाना चाहूंगा तो ज्योमेट्री कैसे बनाऊंगा बच्चों, इसका ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, इसी टाइप से आपकी ज्योमेट्री होगी। जिसकी ज्योमेट्री आपकी स्क्वायर प्लेनर होगी उसकी CFAC की वैल्यू ज्यादा, और जिसकी आपकी कम होगी उसकी टेट्राहाइड्रल, उसकी CFAC की वैल्यू अपने आप कम आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे CFAC के ऊपर कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के केस में हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेबिलिटी का केस काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी हम किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही इजी का कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। देखो जी, जैसे मेरे पास ML है, ये आपका मिलेगा तो यहाँ पर ML बनाएगा, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1। ठीक है जी, जैसे आपका ML एक और L से कनेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ML2, इसको मैं क्या बोलूंगा, K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैं अगर मैंने लिख दिया ML2L तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ML3, यहाँ पर हो जाएगा आपका K4, और यहाँ पर ML3L, और यहाँ पर आपका सॉरी ये आपका K3 और ये आपका K4, यहाँ पर क्या हो जाएगा ML4। अगर मैं इसका नेट रिएक्शन निकालूंगा तो नेट रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। नेट रिएक्शन आपका क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो यहां से आपका Ml से Ml गया, Ml2 से Ml2 गया, Ml3 से Ml3 गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा M+4L Ml4। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जा रहा है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल आपका हो जाएगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो अगर मैं इसका निकालना चाहूं, अगर मैं यहाँ पर के स्टेबिलिटी मतलब नेट स्टेबिलिटी निकालना चाहूं, तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3 मल्टीप्लाई बाय K4। अब ध्यान से समझना कि K1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ML डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई बाय L, और K2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ML2 डिवाइडेड बाय ML मल्टीप्लाई बाय L। K3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, जल्दी बताओ, ML2 मल्टीप्लाई बाय L, और K4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ML4 डिवाइडेड बाय ML3 मल्टीप्लाई बाय L। अब देखो ध्यान से, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया। ठीक है, तो टोटल आपका नेट क्या आ गया बच्चों, M मल्टीप्लाई बाई L की पावर 4, और यहाँ पर क्या जाएगा ML4। और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए ऐसे ही लिखूंगा ना, ML4 डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई L की पावर 4, इस तरीके से लिखूंगा मैं इसको। बात क्लियर है, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पर की क्या हो जाएगा, के स्टेबिलिटी इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, अब आपको क्या होगा कि आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी एग्जाम में, या फिर इन सब की वैल्यू गिवन होगी, तो आप लोगों को निकालना है। जितनी के स्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। मतलब के स्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो उतना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। और अगर मैं इसी का इनवर्सली कर लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा अनस्टेबिलिटी के लिए हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी के लिए हो जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, अब के स्टेबिलिटी मतलब रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिएक्शन को आपको कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, एसोसिएशन हो रहा है।
तो के स्टेबिलिटी आपको किसको दिखा रहा है, एसोसिएशन को, एसोसिएशन कांस्टेंट को, एसोसिएशन कांस्टेंट को। और यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आपका किसको दिखा रहा है, अनस्टेबिलिटी आपका यहाँ पर किसको दिखा रहा है, डिसोसिएशन को। किसको दिखा रहा है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आपके डिसोसिएशन को। ठीक है, तो यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है और ये आपका किसको दिखा रहा है, एसोसिएशन को। तो यहाँ पर आपका एसोसिएशन हो रहा है और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। और एग्जाम में आपको एसोसिएशन की वैल्यू दी होगी या फिर डिसोसिएशन की वैल्यू, तो ध्यान से समझना, अगर आपके डिसोसिएशन की वैल्यू, मतलब आपके डिसोसिएशन की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपके डिसोसिएशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझेना, डिक्रीज। अगर आपके एसोसिएशन की वैल्यू बढ़ेगी, एसोसिएशन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज आपकी हो जाएगी। क्यों, इसका रीजन सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर ये बना रहे हैं, मतलब एसोसिएशन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। एसोसिएशन आपका किसको बता रहा है, यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डिसोसिएशन आपका किसको बता रहा है बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन को। किसको बता रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन को। तो बैकवर्ड में डिसोसिएशन हो रहा है तो मतलब आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, आगे जाएगा तभी आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस वजह से आपका यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन की वजह से आपका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करेंगे उसको देखते हैं, ध्यान से देख लेते हैं स्टेबिलिटी के आपके कौन कौन से फैक्टर आपको अफेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड अपॉन फर्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर CFAC, मतलब CFAC बढ़ेगी तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा, एनहांस कर जाएगा। बात क्लियर है, इसका मतलब स्टेबिलिटी आपका स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो तो मैंने CFAC को निकालना मैंने आपको बता दिया था। अगर आपका CFAC बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और साथ साथ ध्यान से समझना, यहाँ पर सेकेंड चिलेशन लिगेंड, मतलब जैसे आपके चिलेट लिगेंड होंगे उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, चिलेट लिगेंड अगर आपका होगा तो ये आपका क्या करेगा बच्चों, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब देखो कैसे बढ़ाएगा, ध्यान से समझेंगे। अब चिलेशन में मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक इजी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखो CrH2O6, अब इसमें आप लोग मुझे बताना 3+, यहाँ पर मैंने ले लिया है CrC2O4, यहाँ पर मैंने 3 और यहाँ पर मैंने ले लिया 3- और यहाँ पर CrCl6 और यहाँ पर मैंने 3-। अब देखो सब जगह आप ध्यान से देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका सिमिलर है। यहाँ पर भी आपका +3 है, यहाँ पर भी आपका +3 है और यहाँ पर भी आपका +3 है। सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलर है। लेकिन जो ये वाला लिगेंड है, ये वाले लिगेंड के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर Cr कैसे बनाएगा, इस तरीके से आपका जुड़ा रहेगा, तो ये आपका रिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहाँ पर आपका रिंग बनाएगा। और रिंग का फॉर्मेशन ही आपका क्या होता है बच्चों, चिलेशन। मैंने आपको बताया था ना, चिलेशन मतलब चिलेट लिगेंड होते हैं, वो सारे के सारे जो आपके रिंग के फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो चिलेट लिगेंड का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बाकी सबका होता है। ठीक है, तो चिलेट लिगेंड आ गया। अब इन दोनों में मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, इन दोनों में एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखूंगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसका मैक्सिमम है, H2O का या फिर आपका Cl का, आप लोग बताओ। यहाँ पर इसको मैंने ले लिया फर्स्ट, इसको मैंने ले लिया सेकंड और इसको मैंने ले लिया थर्ड। अब जल्दी से बताओ किसका मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड, क्योंकि चिलेशन। अब दोनों में से किसका आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मैक्सिमम है, H2O का। तो यहाँ पर फर्स्ट के बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं थर्ड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कि चिलेशन के केस में हमेशा ध्यान देना, कार्बन डोनर के बाद आपका चिलेशन आता है। ठीक है, चिलेट लिगेंड और उसके बाद आपका CFAC आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान देना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखो H2O, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3+, यहाँ पर FeOX3, यहाँ पर 3-, यहाँ पर आपका फर्स्ट ये हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड में बताता हूँ FeCN6 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों,
जल्दी से समझना, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस, और यहाँ पर आपका Fe F6, यहाँ पर आपका 3 माइनस, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो सब जगह आपके Fe के ऊपर जो चार्ज है वो आपके इक्वल है, यहाँ पर भी आपका +3 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 है। ये आपका क्या बनाएगा बच्चों, चिलेट बनाएगा, चिलेट लिगेंड है यहाँ पर। ये आपका कौन सा लिगेंड है, चिलेट लिगेंड है। क्यों, क्योंकि ये आपके रिंग को फॉर्मेशन करेगा, और जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड है वो सारे आपके चिलेट लिगेंड है। ध्यान रखना बस इस चीज को, जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड है वो सारे के सारे आपके चिलेट लिगेंड है, ठीक है, चिलेशन होगा वहां पर। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन डोनर कौन सा है, ये वाला, तो थर्ड आपका सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका चिलेट लिगेंड। अब इन दोनों में आप क्या कर सकते हो, एज्यूम इन दोनों में आप यहाँ पर यहाँ पर हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखेंगे तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा और उसके बाद आपका फोर्थ, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर आपका चिलेट लिगेंड के केस में हमको देखना है, ठीक है। अब चिलेट में एक और कंडीशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग इन मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर्ड इन रिंग, रिंग में आपके नंबर ऑफ मेंबर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। देखो कैसे, एक क्वेश्चन में आपको लेता हूं, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन में आपका लेता हूं, यहाँ पर FeOX3 यहाँ पर 3 माइनस, और यहाँ पर मैं अगर बनाऊं FeACAC, और यहाँ पर आपका क्या आएगा 3 माइनस, ये ट्वाइस है। अब देखो नंबर ऑफ रिंग की कैलकुलेट करते, देखो Fe यहाँ पर क्या कर रहा है, Fe आपका O माइनस, इस तरीके से मैंने बनाया था आपका, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। देखो कितने मेंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोग एक बार कोशिश करो, OX आपका यहीं से तो देगा, मेटल आयन में मैंने बताया था टाइप ऑफ लिगेंड में किस तरीके से होगा। अब ACAC का अगर मैं निकालना चाहूं तो ACAC का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। ACAC का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, CH3CO, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ रिंग में नंबर ऑफ मेंबर में इसमें कैलकुलेट करता हूँ। देखो किस तरीके से मैं इसमें नंबर ऑफ मेंबर कैलकुलेट करूंगा, तो ध्यान से समझना। अगर मैंने यहाँ पर ACAC में नंबर ऑफ मेंबर में कैलकुलेट करना चाहूंगा तो यहाँ पर यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर CH, ये आपका डबल बॉन्डेड, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा C, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, और ये आपका देगा। अब टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर कैलकुलेट करो आप लोग बच्चों, एक तो ये वाला पॉइंट देगा, एक ये वाला पॉइंट देगा, दोनों आपके मेटल आयन को देगा। तो अब कैलकुलेट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रहेंगे, और ये आपका 5 मेंबर रहेंगे। जितना मेंबर रिंग बढ़ेगा उतना आपका स्टेबल होता जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को अच्छे से समझ लिया है बच्चों। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा, ठीक है। एक तो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, CFAC कैसे निकलेगा, और आपका यहाँ पर चिलेशन लिगेंड को आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। सो थैंक यू सो मच।